रिएक्शन मैकेनिज्म के लास्ट लेक्चर के अंदर आपने कहा कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना है तो आपको तीन फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको स्टैटिक फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए और आपको ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको स्टैटिक फैक्टर को समझना है तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है, उसको हम लोग अलग ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, और अगर आपके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं तो उसके अंदर आपका ऑर्डर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर आपको ऑर्बिटल इंटरेक्शन समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है और आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। तो आज इस लेक्चर के अंदर ये सारी बेसिक टर्म्स कवर करेंगे, ये सब चीजें क्या होती है। सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 2 of reaction mechanism। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना है तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि स्टैटिक फैक्टर कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किस टाइप का हो रहा है और ऑर्बिटल इंटरेक्शन आपके पास किस टाइप का हो रहा है। तो स्टैटिक फैक्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग ब्रांच के अंदर, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की और ऑर्बिटल इंटरेक्शन की। और 99% ऑफ द केसेस के अंदर क्या करने वाले हैं, ऑर्बिटल इंटरेक्शन से अपने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जनरली आप लोग क्या करते हो, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की हेल्प से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की हेल्प से आप लोग कुछ लिमिटेड रिएक्शन के मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो और वही आप लोग याद कर पाते हो। अगर आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपको जो सब्जेक्ट होने वाले हैं वापस बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, वहां पर आपके पास बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक साइड हो सकती है, बहुत सारे आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक साइड हो सकती है। तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि यहां पर कौन सी न्यूक्लियोफिलिक साइड काम करेगी, कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक साइड काम करेगी। तो उस केस के अंदर आपको ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर आप लोग मैक्सिमम रिएक्शंस के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप लोग पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को तो इसके बेसिस के ऊपर आप लोग सभी रिएक्शंस के मैकेनिज्म को नहीं लिख पाओगे, कुछ लिमिटेड रिएक्शंस के मैकेनिज्म को ही लिख पाओगे। और आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो IIT JAM का हो, चाहे वो CSIR नेट का हो या फिर गेट एग्जाम का हो, वहां पर आपके पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप लोग ऑर्बिटल इंटरेक्शन से ही अप्रोच कर पाते हो। इसीलिए काफी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं, समझ भी पाते हैं, उनको मजा भी आता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा होता क्योंकि उनकी अप्रोच क्या होती है, गलत होती है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से पढ़ रहे होते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल इंटरेक्शन से और 99% केसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल इंटरेक्शन से ही अपने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दीज थ्री फैक्टर्स स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ऑर्बिटल डज नॉट अपोज ईच अदर, मैकेनिज्म मे बी बेटर अंडरस्टूड इफ वी नो अबाउट दीज थ्री फैक्टर। अगर हमें इन तीनों फैक्टर के बारे में पता होगा तो मैकेनिज्म को अच्छे से कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपको समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो एटम आने वाला है उस साइड के ऊपर जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस के ऊपर क्या असाइन करते हो आप लोग, असाइन करते हो कि डेल्टा प्लस कहां पर आएगा, डेल्टा नेगेटिव कहां पर आएगा, और इसका आप लोग काफी ज्यादा यूज करने वाले हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अगर आपके पास बहुत सारे एटम्स होंगे तो वहां पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको ऑर्बिटल इंटरेक्शन के लिए क्या पता होना चाहिए, आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। व्हेन बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो टेक प्लेस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच रीजन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास कोई भी रिएक्शन क्यों हो रही होती है, आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहे होते हैं, मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ के अंदर और बॉन्ड एंगल के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाएगा। डिस्टॉर्शन अगर ज्यादा होगा तो आपके पास बॉन्ड टूट जाएंगे और बॉन्ड के पास आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड का टूटना मतलब यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो अब क्या हो गया, आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही होती है। तो अगर आपके पास बॉन्ड टूटेगा, अगर आपके पास कोई बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से कहां चले गए, दूसरे बॉन्ड के अंदर चले गए, या फिर एक एटम से कहां चले गए, दूसरे एटम के अंदर चले गए। तो जहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन शुरू होगा, जहां से आपके पास कर्व एरो शुरू होगा, तो वो कहां से शुरू होने वाला है, हमेशा आपके पास फील्ड ऑर्बिटल से शुरू होगा। क्योंकि एक कर्व एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से कहां पर चला गया, इस डायरेक्शन के अंदर चला गया। और ये यहां से तभी जाएगा जब यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, फील्ड ऑर्बिटल्स के अंदर ही होते हैं। और जहां पर ये जाएंगे वहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी आपके पास वहां पर क्या जाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं। इन सब चीजों की बात मैं लास्ट लेक्चर के अंदर भी कर चुका हूं। तो मैंने वहां पर आपसे क्या कहा था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है, यहां पर आपको डिसाइड करना होता है कि इसका मतलब आपके पास होमो कौन सा होता है। आपके पास क्या थे वहां पर, आपके पास सिग्मा भी था, पाई भी था और नॉन बॉन्डिंग आपके पास यहां पर ऑर्बिटल भी थे। यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा के अंदर भी रह सकते हैं, पाई के अंदर भी रह सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर भी रह सकते हैं। तो इस केस के अंदर से कहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके अंदर से होमो कौन सा है, तो आपको सबसे पहले वो डिसाइड करना है। उसके
बाद आपके पास जो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन, तो यहाँ पर क्या देखना पड़ता है, आपके पास यहाँ पर भी तीन चीजें थी, आपके पास यहाँ पर क्या था सिग्मा स्टार था, आपके पास क्या था पाई स्टार था, यहाँ पर क्या था पी ऑर्बिटल था। तो आपके पास ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। और इन तीनों केसेस के अंदर से लूमो आपका कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा आपके पास मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं। क्या पता उसके पास पी ऑर्बिटल ना हो तो यहाँ पर किसका हो जाएगा पाई स्टार आपके पास नीचे हो जाएगा। क्या पता पाई स्टार ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास पी ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार हो। तो वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपका यहाँ पर लूमो क्या है, आपका यहाँ पर होमो क्या है, और आपका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, आपके पास होमो से कहाँ पर होगा, पास वो लूमो के अंदर होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो हाईएस्ट एनर्जेटिक होमो होता है, सब क्या होता है सबसे अच्छा होता है। यानी कि जो आपके पास होमो होने वाला है, हाईएस्ट एनर्जेटिक आपके पास जो ऑर्बिटल होने वाला है, आपके पास यहाँ पर होते हैं फील्ड ऑर्बिटल के अंदर नीचे तीन। तो इसके अंदर आप लोग क्या देखते हो, सबसे ऊपर वाला देखते हो, यानी क्या क्या देखते हो आप लोग, होमो को देखते हो। तो यानी कि आपके पास जो ये ऑर्बिटल क्या बोलोगे, आपके पास बेस्ट न्यूक्लियोफिलिक साइट बोलने वाले हो। यानी कि अगर आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अगर यहाँ पर डोनेशन होगा तो वो कहाँ से होगा, होमो से होगा। इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट को वो रखते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर आपको देखना है कि इसके अंदर से लोवेस्ट एनर्जेटिक क्या है, तो उसके आप क्या करते हो, आपके पास एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें आप लोग देख लो कि सबसे लोवेस्ट आप कौन सा हो रहा है, तो वहीं पर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके पास वहीं पर जाएंगे। तो जो आपके पास लूमो होने वाला क्या हो जाएगा, पास बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगी। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर सबसे बेसिक रिएक्शन आपके सामने ली हुई है। अगर आपके पास यहाँ पर कंपाउंड होता है CH3X, यहाँ पास क्या है CH3X है, यहाँ पास क्या होता है OH नेगेटिव होता है। तो आपको सबको पता है कि ये OH नेगेटिव आपके पास यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब ये कर्व एरो मैंने किस तरीके से लगाया है, ये इलेक्ट्रॉन से शुरू होगा या फिर चार्ज से शुरू होगा, कहां पर खत्म होगा, कार्बन पे खत्म होगा, इस बॉन्ड के ऊपर खत्म होगा। अगर आपको इसके रूल्स पढ़ने हैं, और वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आप लोग अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, तभी आप लोग अपने मैकेनिज्म को अच्छे से लिख सकते हो। तो वो रूल्स मैंने डिस्कस किए हैं। आपके पास टोटल 7 रूल्स होते हैं, मैंने डिस्कस किए हैं कहां पर, एरो पुशिंग मैकेनिज्म के कोर्स के अंदर। तो प्लीज आप लोग वहां पर, मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है इस प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पर जाकर आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस को प्लीज समझ लो। ये सब बातें मैंने वहां पर बहुत डिटेल के अंदर की है, आपको ये सब कुछ बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, कहां से कहां पर हो रहा है, यहां से आपके पास कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस वाले सिस्टम के अंदर जा रहा है। आपके पास क्या है, ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। यानी कि आपको यहां पर क्या देखना पड़ेगा, यहां पर आपको होमो को ढूंढना पड़ेगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी यहां पर क्या देखोगे, यहां पर आप लोग लूमो को देखने वाले हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर, आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, एक OH, आपके पास यहां पर सिंगल बॉन्ड है, आपके पास यहां पर क्या है 3, आपके पास यहां पर लोन पेयर्स हैं, आपके पास यहां पर क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज से तो आपका रिएक्शन शुरू होने वाली नहीं है, चार्ज कभी भी मूव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और ये आपके पास जहां पर जो 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां रहते हैं, ये आपके पास रहने वाले हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, वो भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर। आप लोग याद रखो कि लोन पेयर हमेशा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर ही आते हैं। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, इस बॉन्ड के अंदर भी। यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर हो सकते हैं, आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है OH के बीच में, इसका जो आपके पास होने वाला है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहां पर आपके पास क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। और साथ साथ आपके पास जो यहां पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहां पर पास क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। किसके ऊपर, आपके पास यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां पर सिर्फ 2 ही जगह मिल सकते हैं, तो सिग्मा OH के अंदर मिलेंगे या फिर आपके पास ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर मिलने वाले हैं। तो नॉन बॉन्डिंग ऊपर आता है, इसीलिए होमो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके पास कहां से निकलने वाले हैं, आपके नॉन बॉन्डिंग से निकलने वाले हैं। यानी कि यहां पर ये लोन पेयर डोनेट होगा, आपके पास जो बॉन्ड पेयर होता है ये डोनेट नहीं होता, और ये सब चीजें आपको पता भी है। तो डोनेशन कहां से कहां पर हो गया, आपके पास यहां पर नॉन बॉन्डिंग से कहां पर होने वाली है, वो सिग्मा स्टार CX के अंदर होने वाली है। अब यहां पर आपके पास सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी है, इसका मतलब आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने वाला है सिग्मा CH वाला भी, और आपके पास होने वाला है सिग्मा CX वाला भी। तो यहां पर पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन भी है, आपके पास क्या है, कार्बन हैलोजन भी है। यानी कि इस केस के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। आपके पास क्या हाइड्रोजन है, यहां पर पास क्या हैलोजन है। तो जैसे जैसे आपके पास जो साइड एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, नीचे होती रहती है। इसका मतलब जो आपके पास CX है, इसका आपके पास जो होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो नीचे होगा इन कंपैरिजन टू CH वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, क्योंकि यहां पर जो आपके पास एक्सेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज होने से आपकी एनर्जी कम हो जाती है। इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर, आगे जाकर अभी आप लोग याद कर लो कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है साइड एटम की, तो उसके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, उसके आपके पास जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बॉन्डिंग की भी डिक्रीज होती है और एंटी बॉन्डिंग की भी डिक्रीज होती है। इस चीज को आप लोग याद रखना, आगे जाकर ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है, और आज मैं यहां पर इसको इस चीज को प्रूव भी कर दूंगा। उसके बाद मैंने यहां पर लिया हुआ एक और एग्जांपल। अगर आपके पास यहां पर कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, बहुत सिंपल, मैंने यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड बनाया हुआ है, और अगर आपके पास यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पर इसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन किस ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, आपके पास यहां पर काफी ज्यादा खाली ऑर्बिटल हो सकती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, और क्या पता खाली पी ऑर्बिटल भी आपके पास यहां पर हो। तो किस ऑर्बिटल के अंदर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, उसकी यहां पर बात करते हैं। तो आपके पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है यहां पर क्या लगाते हो आप लोग, यहां पर लगाते हो डेल्टा प्लस, यहां पर क्या लगाते हो, डेल्टा नेगेटिव लगाते हो। तो आपके
आपके पास जो यहाँ पर एक कार्बन है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम हो जाएगा। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहां पर अटैक करने वाला है, इस कार्बन के डेल्टा प्लस के ऊपर अटैक करेगा, ये चीज आपको पता है, लेकिन किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। ये इस कार्बन के ऊपर ही क्यों अटैक कर रहा है, इसके ऊपर यहां पर क्यों नहीं अटैक करेगा, यहां पर क्यों नहीं अटैक करेगा, यहां पर क्यों नहीं अटैक करेगा, वो सब चीजें आप लोग समझ जाओगे अगर आप लोग इस कोर्स को पूरा फॉलो करोगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग बस ये समझ जाओ कि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो किस ऑर्बिटल के अंदर जाने वाला है, अभी आप लोग सिर्फ उस चीज को यहां पर निकालना चाहते हो। तो इस कंपाउंड के इस मॉलिक्यूल के पास यहां पर क्या क्या है, आपके पास यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, सिग्मा का ऑर्बिटल होने वाला है कार्बन कार्बन के बीच वाला। और अगर आपके पास यहां पर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने वाला है सिग्मा का, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होने वाला है, सिग्मा स्टार, यानी कि आपके पास एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा। या आपके पास यहां पर क्या होगा, एम्प्टी होगा, यानी कि यहां पर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हो। जब भी आप लोग यहां पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो याद रखना कि यहां से आपको निकालने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर आपके पास ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भरे हुए होते हैं, इससे हमारे पास क्या होगा, यहां पर एंटी बॉन्डिंग होगा। और अगर इस एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस बॉन्डिंग के अंदर से निकलने पड़ेंगे, तभी आपके पास सारी चीजें आगे हो सकती है। इस चीज को हम लोग आगे जाकर डिटेल के अंदर पढ़ने भी वाले हैं। लेकिन याद रखो आपके पास यहां पर क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है सिग्मा सीसी के कोरस्पॉन्डिंग। सेम उस तरीके से आपके पास यहां पर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स भी हैं। सेम उस तरीके से आपके पास यहां पर एक और कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, यहां पर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का पास यहां पर भी बॉन्ड है। सेम उस तरीके से आपके पास यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और एक आपके पास यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो बेसिकली यहां पर आपके पास काफी सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होने वाले हैं। सिग्मा सीसी भी होगा, सिग्मा सीएच भी होगा, सिग्मा सीओ भी होगा और पाई सीओ भी होगा। और इन सबके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होने वाले हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होने वाले हैं, जो कि आपके पास क्या होंगे, खाली होंगे। यानी कि आपके पास क्या होगा, सिग्मा स्टार सीएच भी है, सिग्मा स्टार सीसी भी है, सिग्मा स्टार सीओ भी है, और आपके पास पाई स्टार सीओ भी है। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां पर ये किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, ये आपको यहां पर डिसाइड करना है। तो बेसिकली आपको पता है कि आपके पास सिस्टम क्या होता है, लूमो का आपके पास नीचे क्या होता है, पी ऑर्बिटल, ऊपर आपके पास यहां पर क्या होता है, पाई स्टार होता है, यहां पास क्या होता है, सिग्मा स्टार होता है। जो मैंने आपको बताए थे 6 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वो आपको याद रखना कि एनर्जी लेवल को किस तरीके से ड्रॉ करते हो। ये मैं किसी बात कर रहा हूं, लूमो डिसाइड करने की बात कर रहा हूं। लूमो आप लोग कहां से डिसाइड करते हो, इन 3 से डिसाइड करते हो। होमो के लिए आप लोग क्या ड्रॉ करते हो, आप लोग ड्रॉ करते हो पहले नीचे सिग्मा को, फिर आप ड्रॉ करते हो पाई को, फिर आप करते हो नॉन बॉन्डिंग को ड्रॉ करते हो। यहां से मैं क्या निकालता हूं, अपने लूमो को निकालता हूं। तो आपको पता है कि जो आपके पास पाई स्टार है ये आपके पास सिग्मा स्टार से नीचे आएगा, और आपको नीचे वाला ही चाहिए। और यहां पर सारे क्या है, सिग्मा स्टार है, यानी कि सिग्मा स्टार से आपके पास क्या होने वाला है, पाई स्टार ही होने वाला है। और क्योंकि यहां पर पाई स्टार एक ही है, इसका मतलब कहां पर जाने वाला इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ सीओ के अंदर। और अगर आपके पास इस पाई स्टार के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उस केस के अंदर जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग के अंदर है वो बाहर निकलेंगे, यानी कि आपके पास जो पाई बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इस तरीके से ही आप लोग अपनी इस रिएक्शन को आगे पूरा लिखते हो। तो बेसिकली आपको अपनी रिएक्शन को ऑर्बिटल की फॉर्म के अंदर समझना है कि किस तरीके से आपकी रिएक्शन हो रही है। आपके पास यहां पर क्या होने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या न्यूक्लियोफाइल गिवन नहीं है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल कर आ रहे हैं, तो ये कहां पर जाएंगे, इसके पास ये 4 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन ये कहां पर जाने वाले, जाने वाले हैं पाई स्टार ऑफ कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के अंदर। यानी कि जब आपके पास से इलेक्ट्रॉन इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे तो बॉन्डिंग के बाहर निकलेंगे, यानी कि आपके पास ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर क्या लगाते हो, आप नेगेटिव चार्ज को लगा देते हो। इस तरीके से आप लोग अपनी रिएक्शन को दिखाते हो कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल टूट के कहां जा रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम के ऊपर जा रहे हैं। अब इस एरो को लगाने के रूल्स क्या है, फिर से बोल रहा हूं, रूल्स आप लोग जरूर पढ़ लो, वरना आप लोग एरो को गलत तरीके से लगाओगे। ये एरो कहां से शुरू होते हैं आपको पता होना चाहिए। ये बॉन्ड के बिल्कुल बीच में से शुरू होने वाले हैं, यहां से शुरू होने वाले हैं, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां से एरो शुरू होगा, या फिर यहां से शुरू होगा, या फिर आपके पास यहां शुरू होने वाला है। हर चीज आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आपका मैकेनिज्म 100% सही होगा। तो प्लीज आप लोग रूल्स को जरूर देख लो। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो आ रहे हैं तो वो किस ऑर्बिटल के अंदर आएंगे, अगर वो निकल रहे हैं तो किस ऑर्बिटल से निकलेंगे। और अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक रिएक्शन मैंने यहां पर और लिखी हुई है, हमारे पास यहां पर क्या है, RCN है, और आप लोग यहां पर क्या लगा रहे हो, H+ को ऐड कर रहे हो। तो H+ को देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको भाई क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि आपके पास जो ये सिस्टम है, यहां पर ये क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन री सिस्टम की तरह काम कर रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन री सिस्टम है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर देगा, और बाहर देने के टाइम पे आप लोग क्या देखते हो, फील्ड ऑर्बिटल्स को देखते हो। उसमें आप लोग क्या देखते हो, होमो को देखते हो, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास कौन कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होने वाले हैं, कौन कौन से आपके पास यहां पर लोन पेयर होने वाले हैं, आपके पास यहां पर कौन कौन से नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होने वाले हैं। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि आपके पास यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर बस कहां रहने वाले हैं, पास रहेंगे नॉन बॉन्डिंग के अंदर। आपको पता है कि नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी आपके पास सिग्मा से भी ऊपर होती है और पाई से भी ऊपर होती है। होने को तो आपके पास यहां पर इस RC के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी आपके पास एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। होने को आपके पास यहां पर जो कार्बन नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी
भी आपके पास एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा और आपके पास यहां पर जो पाई बॉन्ड है इसके कोरस्पॉन्डिंग भी आपके पास यहां पर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, यानी कि सिग्मा वाले भी हैं, पाई वाले भी हैं, लेकिन साथ में आपके पास यहां पर नॉन बॉन्डिंग वाले भी हैं। और आपको पता है आप लोग कैसे ड्रॉ करते हो, सिग्मा नीचे होता है, फिर पाई होता है, फिर नॉन बॉन्डिंग होता है, आप लोग क्या निकालते हो वहां पर उसके अंदर से होमो देखते हो। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है। तो अगर यहां पर है तो मैं इन दोनों का जिक्र नहीं करूंगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलने वाले हैं, वो नॉन बॉन्डिंग से निकलने वाले हैं। इसका मतलब आपके पास जो ये यहां पर नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, ये यहां पर डोनेट करके कहां पर जाने वाले हैं, इस हाइड्रोजन के ऊपर जाएंगे। इस तरीके से आप लोग अपने एरो को दिखाओगे और इस तरीके से आपके पास यहां पर रिएक्शन होने वाली है। अब यहां पर आपके पास दो बेसिक रूल जनरेट होने वाले हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है रिएक्शन मैकेनिज्म के पूरे कोर्स के अंदर। सबसे पहले आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो, इस कंपाउंड के अंदर इसको मिक्स कर रहे हो, बस ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। रिएक्टेंट के ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज 0, यहां पर कितना प्लस चार्ज है, और यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर क्या है, प्लस चार्ज है। इसका मतलब चार्ज आपके पास इस थ्रू आउट द रिएक्शन आपके पास यहां पर क्या है, कंजर्व्ड है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि चार्ज आपके पास हमेशा कंजर्व्ड होता है। उसके बाद आपके पास जो यहां पर एक कंपाउंड बना है, अगर आप लोग इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करते हो लैब के अंदर, आप लोग क्या देखते हो कि आपके पास जो बॉन्ड बनेगा, मान लो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग यहां पर कर रहे हो हाइड्रोलिसिस, आपने क्या किया, अपने H2O मॉलिक्यूल को आपने यहां पर कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहां पर पास क्या होने वाला है, इसके लोन पेयर होने वाला है। वो पता है कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड भी, यहां पर सिग्मा बॉन्ड भी, यानी कि आपके पास यहां पर भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, यहां पर भी होगा। लेकिन क्योंकि आपके पास ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्या हो जाएगा, पास ये होमो हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस नाइट्रोजन के पास ना जाकर कहां जाते हैं, इस कार्बन के पास जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको याद करना है रूल नंबर 2। जब भी आपके पास किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास हेटेरो एटम है, जो कार्बन से अलग एटम है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले आपको उस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, तभी रिएक्शन आपकी आगे फॉरवर्ड करेगी। जब तक वो पॉजिटिव चार्ज वहां पर है, रिएक्शन को आप लोग आगे नहीं लिख सकते। आपको इस पॉजिटिव चार्ज को सबसे पहले इसको हटाना ही पड़ेगा। यानी कि आपके पास जो यहां पर नाइट्रोजन है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको आपको हटाना ही पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, यहां से इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ले लेगा और आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको हेटेरो एटम के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं रखना है। अगर आपके पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिएक्शन यहां से आगे नहीं जाएगी। पहले क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, उसके बाद पास ये बनेगा और फिर यहां से आपके पास क्या होने वाली है, रिएक्शन आगे जाने वाली है। अगर आप लोग यहां पर क्या करने वाले हो, हाइड्रोलिसिस करने वाले हो, तो क्या होगा आपके पास यहां पर आपके पास जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर कहां अटैक करने वाले हैं, इस कार्बन के ऊपर ही अटैक करेंगे। और इस तरीके से आपके पास रिएक्शन होती है। लैब के अंदर आप लोग इस प्रोडक्ट को देख सकते हो, मास स्पेक्ट्रोमीटर से काफी सारे पास क्या स्पेक्ट्रोमीटर है, उससे आप लोग प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो भी आप लोग देख सकते हो। तो आपके पास मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का हो रहा होता है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको चेक करना होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है। डेफिशिएंट आप क्या ढूंढते हो, लूमो ढूंढते हो, और रिच वाले में लोग क्या ढूंढते हो, होमो ढूंढते हो। होमो से लूमो के अंदर आपको करना है, ट्रांजिशन करना है। बेसिकली आपका रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा हो जाएगा, ज्यादा कुछ आपको यहां पर करना ही नहीं है। तो बेसिक अगर आप क्लियर होंगे तो आप लोग यहां पर कुछ भी कर सकते हो। और बेसिस के ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आते भी। क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, CSIR नेट 2018 का लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजोनाइट्रिन इन्वॉल्व। आपके पास यहां पर 4 मैकेनिज्म गिवन है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म आपके पास यहां पर सही है। क्वेश्चन पर 2 मार्क्स का था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन विद इन 10 सेकंड आप लोग इसको बड़े आराम से कर सकते हो। देखिए पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल गलत है कि आपके पास ये भी काम कर रहा है, आपका ये भी काम कर रहा है। तो ये तरीके से आप लोग बनाते ही मैकेनिज्म को आगे आगे देखने वाले कि आपके पास इस तरीके से मैकेनिज्म क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म क्या हो रहा है, एसिड कैटालाइज्ड हो रहा है, यानी कि आपके रिएक्शन के अंदर एसिड प्रेजेंट है। अगर आपके रिएक्शन के अंदर एसिड प्रेजेंट है तो कभी भी आपका पानी का मॉलिक्यूल OH नेगेटिव की फॉर्म के अंदर रह ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसिड मौजूद है। अगर एसिड मौजूद है तो क्या करेगा, रिएक्शन क्या बना लेगा, पास यहाँ पर H2O बना लेगा। यानी कि कभी भी आपके पास ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास हाइड्रोक्साइड कभी भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला। यानी कि ऑप्शन डी भी आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपके पास बचे हुए ऑप्शन की, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी में मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है कहाँ पर अटैक कर रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आपने अभी पढ़ा है रूल नंबर 2 कि जब भी आपके पास किसी भी हेटेरो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो आपको पहले उसको हटाना है, उसके बाद आपकी रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। यानी कि पहले आपको एक चार्ज हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस रिएक्शन को आगे कराना है। और इस चीज को आप लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हो, और इस तरीके से हम लोग दिखाने वाले हैं पूरे कोर्स के अंदर कि जो आपका H2O है इसके लोन पर कहां जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर जाएंगे, और यह पर कहां जाने वाला है, नाइट्रोजन के ऊपर जाने वाला है। बेसिकली हमने यहां पर बीच में एक स्टेप मिस कर दिया, जिसके अंदर आपके पास ये पहले बॉन्ड टूटकर यहां पे जाएगा, फिर आपके पास ये आने वाला अटैक होने वाला है। तो इसको हम लोग यहां पर इस 2 एरो से भी दिखा सकते हैं, एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन को लिख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम बच जाए। यानी कि ऑप्शन भी यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपका कौन सा मैकेनिज्म सही है, कौन सा मैकेनिज्म गलत है। और कई बार तो आपके पास जो कर्व एरो होते हैं, ये जो कर्व एरो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये कर्व एरो बेसिक रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे होते, आपके पास कई बार ऐसे ऑप्शंस भी देखते हैं। तो फिर से कह रहा हूं, प्लीज एरो किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं उसके बेसिक रूल जरूर देख लेना। एरो पुशिंग मैकेनिज्म के आपके पास जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने वहां पर 7 रूल डिस्कस किए हुए हैं। तो बेसिकली आपको यहां से सिर्फ और सिर्फ ये 2 रूल्स याद करने हैं। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन एंड ए रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली आफ्टर रिमूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ हेटेरो
हेटेरो एटम। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हेटेरो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पहले आपको उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास जो आगे रिएक्शंस होती हैं। अब चलते हैं आगे, समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिटेल के अंदर वहाँ पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ेंगे, आपको पता भी है क्या होती है। इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एटम्स यूज होने वाले हैं वो सारे एटम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली याद कर लो। आपको ये याद होनी चाहिए, तभी आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फ्लोरीन यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पास क्या है, क्लोरीन है क्या है, ब्रोमीन है यहाँ पास क्या है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन यहाँ पास क्या है, बोरोन है। इसको आप लोग याद भी कर सकते हो, फोन कॉल ब्रो प्लीज होल्ड बाय, इस लाइन को आप लोग याद रख लो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन और बोरोन। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मेटल्स लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, आप आगे जाकर क्या पढ़ोगे, रिएजेंट्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपके पास लिथियम भी आने वाला है, मैग्नीशियम भी आएगा, एल्यूमिनियम भी आएगा, सिलिकॉन भी आएगा, जिंक भी आएगा और कॉपर भी आएगा। लेकिन इनके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप लोग इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को एज सच याद कर सकते हो, जैसे कि फ्लोरीन की 4.5 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन 3.0 होती है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आप लोग सारे स्टैट्स को याद रखोगे तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और आपको फिर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्वांटम केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल पास क्या एनर्जी लेवल्स हैं, तो बेसिकली आप लोग एनर्जी लेवल से ही पढ़ने वाले हो कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होने वाला है। क्वांटम केमिस्ट्री को आपको हमेशा दिमाग में रखना है जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको किस तरीके से निकालते हो, वो सब चीजें आप लोग कहां पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ते हो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स दे दिए हैं, वहां पर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो वहां से लोग क्या समझ सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटेल के अंदर समझ भी सकते हो। टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन यूजिंग ऑर्बिटल इंटरेक्शन वी हैव टू फोकस ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं। इनको डिटेल में कहां पढ़ने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ने वाले। लेकिन जितनी जो आपको यहाँ पढ़ेगी उसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अभी आपका नहीं हुआ है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन जल्दी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सेम एटम। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई भी आपके पास ब्रोमीन का कोई एटम है, तो ब्रोमीन के एटम में आपके पास क्या होने वाले हैं, एस ऑर्बिटल भी होने वाले हैं, पी भी होने वाले हैं, आपके पास डी भी होने वाले हैं। तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है, तो डी ऑर्बिटल के हम ज्यादा बात नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसकी बात करते हैं, एस की बात करते हैं और पी की बात करते हैं, और एस की भी स्पेशली बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को पढ़ते हुए, प्रोटॉन को पढ़ते हुए, हाइड्राइड को पढ़ते हुए हम लोग एस ऑर्बिटल की बात करेंगे। बाकी बेसिकली हम लोग क्या बात करने वाले हैं, पी ऑर्बिटल की बात करने वाले हैं। लेकिन इन केस ऑफ सेम एटम के पास जो पी ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसके एस की क्या होती है, कम होती है। ये आपको पता भी है, और प्रिंसिपल से पहले आप लोग इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हो, एस के अंदर बढ़ते हो, फिर कहां बढ़ते हो, पी के अंदर बढ़ते हो, फिर कहां बढ़ते हो, डी के अंदर बढ़ते हो। इसी तरीके से आपका ऑर्डर होता है ऑर्डर प्रिंसिपल के हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2s भी है, आपके पास 2p भी है, तो आपको जो 2p है इसकी एनर्जी आपके पास क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। 2s की आपके पास क्या होने वाली है, कम होने वाली है। s हमेशा नीचे होगा, p हमेशा ऊपर होगा। और केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये लाइन भी सुनी होगी, अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। बेसिकली आपका जो s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होगी p वाले से। इसको भी आप लोग याद रखो, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, सब चीजें आप लोग 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। बस अभी हम लोग से और बेसिक को इकट्ठा कर रहे हैं, सीक्वेंस के अंदर उसको याद कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस में मैंने क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डिफरेंट है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, कार्बन भी है, आपके पास यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन भी है। दोनों के आपके पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इसका भी पी ऑर्बिटल खाली है और इसका भी पास क्या है, पी ऑर्बिटल खाली है। तो कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा, इसके अंदर देने वाला है या फिर इसके अंदर देने वाला है, वो कैसे डिसाइड करते हो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम गवर्न्स द कंपैरिजन ऑफ एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल। आपको पता है कि अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी होती है तो आपके पास जो जेड इफेक्ट का ज्यादा हो जाता है। और इस बात से आप लोग पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझ सकते हो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, उसके बेसिस के मैंने बताया है कि अगर आपके पास ये ज्यादा होती है तो ये आपके पास ये ज्यादा क्यों होता है, वहां से आप लोग समझ सकते हो। लेकिन अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला पता है क्वांटम केमिस्ट्री से कि आपका ई क्या होता है, -13.6 जेड इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अगर आपके पास होता है हाइड्रोजन क्या लगाते हो जेड का स्क्वायर, लेकिन अगर आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या लगाते हो, जेड इफेक्टिव को लगा देते हो। तो बेसिकली आपकी एनर्जी क्या होती है, जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जेड इफेक्टिव का स्क्वायर ऊपर तो है लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन भी है। इसका मतलब अगर जेड इफेक्टिव आपके पास ज्यादा होगा तो उस केस के अंदर आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जेड इफेक्टिव ज्यादा कब होगा, जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो आपके पास क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो उस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। और जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम होता है तो आप क्या ढूंढते हो, आप लोग लूमो को ढूंढते हो, यानी कि किसका पी ऑर्बिटल नीचे है वो आपके पास क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा आपके होमो के साथ। तो इस चीज को याद रखना कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, आपके पास एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। ये फॉर्मूला आप लोग कहां पढ़ते हो, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, आप लोग कहां पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ते हो। तो सारी केमिस्ट्री सेम ही है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक अलग है, फिजिकल अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग हर जगह यूज करते हैं, सबको हम लोग मिक्स करके पढ़ेंगे ताकि आपके जो बेसिक्स है हमेशा क्या रहे, वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो इसका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है
एग्जांपल भी। मान लिया आपके पास यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल है, आपके पास N है, आपके पास क्या है डबल बॉन्ड से अटैच है, क्या है प्लस का इसका पास चार्ज है, यहाँ पर क्या है पास कार्बन है, 3 मैंने क्या बना सिंगल बॉन्ड बना दिया, क्या है प्लस का चार्ज है। तो बेसिकली इसके पास भी क्या एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है और प्लस इसके ऊपर भी क्या है वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इसके पी ऑर्बिटल देने वाला है या फिर आपके पास इसके पी ऑर्बिटल देने वाला है, वो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। तो आपको पता है कि जो आपका नाइट्रोजन होता है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस क्या होती है ज्यादा होती है कार्बन से, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन आपस क्या होती है ज्यादा होती है कार्बन से, यानी कि जो आपके पास इसका पी ऑर्बिटल है, जो आपके पास यहाँ पर इसका पी ऑर्बिटल है वो कहाँ पर रहने वाला है, कम एनर्जी के अंदर रहने वाला है। और अगर ये कम एनर्जी के अंदर रहेगा तो आप लोग क्या डिसाइड करते हैं, आप देखते हैं लूमो यानी कि कम एनर्जी के अंदर कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे आपके पास जो नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल है नीचे है अब इन कंपैरिजन टू कार्बन के पी ऑर्बिटल। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी होमो है तो ये होमो कहाँ पर अटैक करेगा, ये होमो आपके अटैक करने वाला है इस नीचे वाली एनर्जी के अंदर अटैक करने वाला है, यानी कि बेसिकली वो नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल के पास पहले जाएगा, कार्बन के पी ऑर्बिटल के अंदर हम लोग बाद में जाएंगे। इस चीज को डिटेल में आप लोग समझ जाओगे, सारे के सारे ऑर्डर हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ बेसिक हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस भी डिस्कस भी नहीं किया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, बस आप लोग याद रखना कि अगर लूमो देख रहे हो तो आपको सबसे नीचे वाला देखना है, अगर आप लोग देख रहे हो होमो तो आप सबसे ऊपर वाला देखना है। तो आपको ये पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसका मतलब इसका पी ऑर्बिटल कहाँ होगा, नीचे होगा। और अगर इसका पी ऑर्बिटल आपके पास नीचे होने वाला है तो अगर आपके पास यहाँ पर किसी भी होमो से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कहाँ पर आने वाले हैं, वो इस नाइट्रोजन के अंदर आने वाले हैं। और इसी से आप लोग क्या डिसाइड कर सकते हो, आपने जो अभी पढ़ा है रूल नंबर 2 कि अगर आपके पास किसी हेटेरो एटम के पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस केस के अंदर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी रह ही नहीं सकता। जैसे कि इस केस की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपके पास क्या है, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या होने वाला है, खाली आपके पास यहाँ पर पी ऑर्बिटल होने वाला है, यहाँ पास क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या होने वाला है इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो अगर ये यहाँ पर इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने ऑर्बिटल के अंदर रख लेता है तो बस क्या सिचुएशन बन जाएगी, आपके पास यहाँ पर कार्बन का खाली पी ऑर्बिटल हो जाएगा। और आपने अभी अभी देखा है कि अगर आपके पास कार्बन का खाली पी ऑर्बिटल हो और नाइट्रोजन खाली पी ऑर्बिटल हो तो आपके पास खाली कौन सा रहेगा, कार्बन का रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या होता है नीचे की तरफ होता है। और क्योंकि नाइट्रोजन नीचे है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेंगे, नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल के अंदर रहना पसंद करेंगे। आप लोग यहाँ पर इन दो सिचुएशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या पास नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल खाली, यहाँ पास क्या है कार्बन का पी खाली है। आपने यहाँ पर देखा है कि नाइट्रोजन का पी नीचे आता है, इसका मतलब हमेशा ही क्या होना चाहिए, भरा रहना चाहिए, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगी फॉर्म, आपके पास क्या होने वाली है, यही फॉर्म आपके पास ज्यादा स्टेबल होने वाली है। और अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो आपके पास यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल इतना खाली है, इतना भूखा है, वो पहले से क्या कर लेगा, इस बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देने से पहले क्या करेगा, वो यहाँ से बॉन्डिंग को ले लेगा और फिर उसके बाद क्या ऑप्शन बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ऊपर ही अटैक करने का ऑप्शन बच जाएगा। इसीलिए आपके पास जनरेट होता है रूल नंबर 2, अगर आपके पास कंपाउंड के अंदर कार्बन के अलावा कोई ऐसा हेटेरो एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी तो उस केस के अंदर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं रुकेगा, अगर उसके पास ऑप्शन होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का और कार्बन के पी ऑर्बिटल खाली करने का, तो वो इसको कर देगा 110%, वो हर केस के अंदर इस चीज को कर देगा। अब आपको समझना है कि आखिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ने वाले, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो एस ऑर्बिटल है, आपके पास जो पी ऑर्बिटल है, ये मिक्सर क्या बनाते हैं, बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपके पास sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। तो उसका एनर्जी का ऑर्डर आपके पास कुछ इस तरीके का होता है। सबसे नीचे आपके पास क्या होता है, s होता है, यहाँ पे पास क्या होता है, p होता है, यहाँ पे sp होगा, यहाँ पे क्या होगा sp2 होगा, यहाँ पे क्या होगा sp3 होगा। ये आपके पास ऑर्डर है, आपको ये ऑर्डर याद भी होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो आप लोग नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें ताकि मैं इस टॉपिक को अलग समझा दूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ये टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का है, आई होप कि आपको आता हो, आई होप कि आपको ये एनर्जी ऑर्डर पता हो। बस आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ऑर्डर ही याद करना है, इसके अलावा आपको बाकी चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर याद करने से आपका सारा का सारा काम यहाँ पर चल जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन के उस ऑर्डर को याद करने से आपको फायदा क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ पर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपसे क्या पूछ लिया जाए कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई प्रोटॉन होगा, आपके पास यहाँ पर क्या कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन के पास यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, आपके पास यहाँ पर भी लोन पेयर है, और साथ में आपके पास यहाँ पर इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर क्या है, काफी सारे हैं, पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है, आपके पास यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड भी है। तो यहाँ से कौन से इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन अपनी तरफ खींचने वाला है, ये आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि बन सकता है एट विच साइड H+ विल अटैक, बेसिकली अटैक क्यों करने वाले, इलेक्ट्रॉन करने वाले हैं, लेकिन किस साइड से अटैक होगा, ये इलेक्ट्रॉन अटैक करने वाले हैं, ये करेंगे, फिर ये पाई बॉन्ड करेगा, फिर आपके पास ये वाला पाई बॉन्ड करेगा। आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि विच इज द मोस्ट बेसिक सेंटर, कि इसके अंदर से, इस कंपाउंड के अंदर सबसे बेसिक सेंटर क्या है। बेसिसिटी बेसिकली क्या होती है कि आपके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी बोलते हैं, यानी कि कौन से इलेक्ट्रॉन के पास डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या है, इस टाइप से लोन पेयर है, आपके पास यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड भी, आपके पास यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड भी। आपको पता है कि आप लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, होमो को ढूंढ रहे हो, और आपके पास यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा होता है, आपके पास क्या होता है, पाई होता है, बस क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग होता है। तो अगर आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग क्या करो, सिग्मा और पाई वाले को पहले भूल जाओ, यानी कि हम लोग पाई बॉन्ड की बात नहीं करने वाले हैं, सिग्मा की बात नहीं कर, हम लोग सिर्फ और क्या बात करेंगे, सिर्फ नॉन बॉन्डिंग की बात करेंगे। लेकिन नॉन बॉन्डिंग आपके पास क्या है, 3 है, आपके पास यहाँ पर भी लोन पेयर है, आपके पास
यहाँ पर भी लोन पेयर आपके पास क्या है, यहाँ पर भी लोन पेयर। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर जो आपके पास 3 नाइट्रोजन है, इन 3 नाइट्रोजन के पास जो हाइब्रिडेशन क्या है अलग अलग है। यहाँ पर पास हाइब्रिडेशन क्या है, इसकी sp है, यहाँ पर आपके पास क्या है sp2 है, यहाँ पर पास क्या है sp3 है। देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हाइब्रिडेशन के अंदर, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं समझा पाऊंगी आपकी sp2 क्यों है, ये sp क्यों है, ये sp3 क्यों है, ताकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ पर चीजें लिखी हुई है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड होगा तो इस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, जो कि सिग्मा CH के अंदर भी है, सिग्मा CC के अंदर भी है, सिग्मा CN के अंदर भी है, पाइड CN के अंदर भी है, आपके पास यहाँ पर p ऑर्बिटल के अंदर भी है। और क्योंकि आपके पास p सबसे ऊपर होता है तो मैं यहाँ पर पाई की बात नहीं करूंगा और सिग्मा की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है आपके पास ये 3 टाइप के हैं। आपके पास एक नाइट्रोजन ये भी है, एक आपके पास ये नाइट्रोजन के पास क्या है, ये नाइट्रोजन भी है। इसके पास क्या होने वाली है, sp3 होने वाली है, इसी क्या होगी sp2 होगी, इसके पास क्या होगी sp होगी। आपने अभी भी ऑर्डर याद किया है कि आपके पास जो ऑर्डर होता है क्या होता है, पर नीचे क्या आएगा sp आएगा, फिर क्या आएगा sp, फिर आएगा sp2, फिर आपका sp3 आएगा, फिर यहाँ पर आपके पास क्या आएगा p आएगा। और क्योंकि आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, क्या ढूंढ रहे हो आप लोग, होमो ढूंढ रहे हो, यानी कि सबसे ऊपर वाली एनर्जी आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो। तो सबसे ऊपर यहाँ पर क्या होने वाला है, sp3 होने वाला है, यानी कि आपके पास जो नाइट्रोजन है जिसके आप हाइड्रोजन होती है sp3 होती है, ये क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यानी कि अगर ये कंपाउंड आपके पास प्रोटॉन के पास आएगा तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये आपके पास कहाँ अटैक करने वाले हैं, इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। ना ही आपके पास ये अटैक करेंगे, ना ही आपके पास ये अटैक करेंगे, ना ही आपके पास पाई बॉन्ड अटैक करने वाला ये वाला, ना ही आपके पास पाई वाला अटैक करेगा, ना ही आपके पास यहाँ पर कोई भी सिग्मा बॉन्ड अटैक करेगा। बेसिकली आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही अटैक यहाँ पर होने वाला है, जिसको आप लोग बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका जो प्रोटॉन है वो किस नाइट्रोजन के ऊपर जा रहा है उसको आप लोग यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन वी हैव टू चेक फॉर कॉन्जुगेशन बिफोर असाइनिंग हाइब्रिडेशन। जैसे कि इस केस के अंदर आपने यहाँ पर क्या किया, आपने इस नाइट्रोजन को यहाँ पर असाइन किसकी हाइब्रिडेशन क्या क्या है, यहाँ पर क्या है आपके पास sp2 है, यहाँ पर क्या sp है, यहाँ पर आपका sp3 है। लेकिन अगर आपके पास ये लोन पेयर किसी भी टाइप के कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको हाइब्रिडेशन को असाइन करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि वहां पर कॉन्जुगेशन है या फिर कॉन्जुगेशन नहीं है। और अगर कॉन्जुगेशन पहले आप लोग क्या कर दो, वहां पर कॉन्जुगेशन कर दो। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सीधा लगा दिया sp कौन सा, sp2 कौन सा, sp3 कौन सा, सब चीज यहाँ पर देख ली। लेकिन अगर आपके पास कोई इस टाइप का कंपाउंड आ गया, मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, सिंपल एस्टर ग्रुप लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर भी लोन पेयर, आपके पास क्या है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। इसके बाद sp3 होगी, इसके बाद क्या होगी, sp2 होगी। तो अगर आपको यहाँ पर ऑर्डर देखना है तो आप लोग क्या करोगे, sp3 से अटैक कराओगे, s के ऊपर बस क्या बन जाएगा, कंपाउंड ये बन जाएगा। लेकिन बेसिकली आपके पास ये कंपाउंड नहीं बनता, क्योंकि आपको हाइब्रिडेशन असाइन करने से पहले ये देखना है कि आपके पास जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन के अंदर है या फिर कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं है। और यहाँ पर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगी, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाते हैं या आपके पास यहाँ पर चल जाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, इस टाइप की कॉन्जुगेशन सिस्टम बन जाएगा। और एक बार आपने कॉन्जुगेशन कर दिया उसके बाद लोग क्या कर लो, यहाँ पर अपनी sp2 sp और अपने हाइड्रोजन कर दो, असाइन कर दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, sp2 बन जाएगा, यहाँ पास क्या बन जाएगा, sp3 बन जाएगा। मैं sp2 कैसे लिख रहा हूँ, sp3 कैसे लिख रहा हूँ, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए और इतनी जल्दी आपको यहाँ पर असाइन करना सीखना है, तभी आपके पास यहाँ पर काम चलने वाला है। तो एक बार यहाँ पर क्या बन गया, बन गया sp3, अब क्या होने वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाने वाला है और यहाँ पर क्या जाएगा, आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा, जिसके बाद आप लोग दोबारा से कर सकते हो, रेजोनेंस करके कंपाउंड बना सकते हो, जो कि बेसिकली आप लोग लैब के अंदर ऑब्जर्व भी करते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी रिएक्शन को करना है, इस तरीके से आपको हाइब्रिडेशन का यूज करना है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कौन से होमो के अंदर से निकल रहे हैं। होमो यहाँ पर क्या होने वाला है आपको पता होना चाहिए। हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारे टाइप के होमो लेने वाले हैं। आपके पास कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी है, आपके पास नाइट्रोजन का लोन पेयर भी है, आपके पास ऑक्सीजन का लोन पेयर भी है। तो कहां से अटैक शुरू होगा, होमो कौन सा होगा, उन सब चीजों की बात करेंगे इस कोर्स के अंदर, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। लेकिन अभी आप क्या याद कर लो, आप लोग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को याद कर लो। मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको लूमो डिसाइड करना है तो आपको यहां से डिसाइड करना पड़ेगा, p ऑर्बिटल, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, p नीचे आएगा, फिर पाई स्टार आएगा, फिर सिग्मा स्टार आएगा। यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि आपका लूमो कौन सा है, यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि आपका होमो कौन सा, क्या डिसाइड करते हो, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग। यानी कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर लोग क्या देखते हो, होमो को देखते हो, और जहां पर इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या देखते हो, आप लोग लूमो को देखते हो। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास बॉन्ड चेंज होता है, मेरे पास कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर से होमो कौन सा होने वाला है। आपके पास कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है, तो उस केस के अंदर होमो क्या होगा, लूमो क्या होगा, उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।